आइए, तो 1 मिनट में मैं उसको रिपीट करते हुए आपको समझा के आगे बढ़ जाता हूँ। आपने कल पढ़ा है कि कोई भी अक्रिया अगर हो रही है तो उस अक्रिया की जो दर है इसका दूसरा नाम भी आप जानते हैं, अक्रिया का वेग। ठीक है बेटा? उस अक्रिया की दर हो या अक्रिया की वेग, वो कुल निम्न बातों पर निर्भर करेगा। और हमने कल आपसे 4 बातें डिस्कस करी और आपको समझाते हुए बताया कि ये कैसे होगा, जिसमें हमने आपको ये दिखाया कि मान लीजिए let's suppose that A and B, 2 reactants are reacting together and form A and B product. तो both are reactants. तो अब इस जो रिएक्शन चल रहा है उसकी जो रेट है या फिर वेलोसिटी है, मैंने कहा बेटा पहले डिपेंड करेगा इस रिएक्टेंट के नेचर पर। अब मैंने ये भी कहा कि बेटा कैसे करेगा, क्यों करेगा। हमने कहा बेटा ये रिएक्टेंट्स 2 नेचर के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट नेचर के होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए इसकी रेट हाई होती है। और ये आयनिक फॉर्म में नॉन पोलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल के रूप में नहीं होते हैं और मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होता है और इस तरह एक आपको ये करवा देते हैं। दूसरे अब हमने दूसरे आपको बताया कि बेटा दूसरा ये डिपेंड करेगा एक्टिव मास। अब एक्टिव मास पर डिपेंड करने के लिए हमने आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन बताया। हमारे मास सेक्शन का रूल कहता है कि अक्रिया का जो दर है वो अभिधारण के समानुपाती होता है और बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे को नहीं ज़्यादा 2-4 तो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जो कर रहा है अच्छा। तो देखो इनमें एक्टिव मास के लिए प्रोपोर्शनल टू है, एक्टिव मास ज़्यादा तो ये ज़्यादा। तो तीसरा दूसरा ये तीसरा हमने आपके घर टेम्परेचर मतलब उसके बारे में बताया कि ताप बढ़ा देते हो तो रेट बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया, अगर आप यानी कम से कम 2 डिग्री अधिक से अधिक हो सकती है। और एक चौथा पॉइंट हमने और उसमें इसके बारे में कंडीशन किया और कहते हैं कि बेटा कैटलिस्ट आपके 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेटेड अब तक हम ये 4 बातें डिफाइन करते हैं, यानी कि हमने डिस्कस कर लिया इस पर। अब आते हैं बचवा जो लास्ट वो है शब्द। क्या है ये क्या है? यानी कि बचवा हो गया एक्स सरफेस, यानी कि एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। ये क्या मतलब है?
आप जानते हो कि जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक ठोस, द्रव, गैस कोई भी स्टेज में हो सकता है। तो जो भी ठोस पदार्थ होंगे, बताओ जहाँ भी रिएक्शन में बर्तन में लोगे वो सतह पर ज्यादा एरिया गिरेगा। तो ज्यादा एरिया गिरने का मतलब ज्यादा अभिकारक उसके टच में आएंगे। तो यदि अभिकारक के पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल ज्यादा तो ज्यादा रिएक्शन होगा। यदि ये भी डायरेक्टली हो गया भी बना लीजिए। वेग नियम तथा वेग स्थिरांक, rate law and the rate constant। कोई भी बातें जो पढ़ रहे हो बेटा, लेकिन फिर श्योर होके चलना, तभी जो है तुम्हारा ये नंबर कवर होगा। जैसे भी पिछले दिन मैंने 3 तरह के न्यूमेरिकल बताया, हिंदी में से एक ही बोर्ड में रहता है। हर चीज एकदम श्योर कर लो, क्योंकि रिटर्न का मौका नहीं है। आगे हम रेडी बेटा से बोलेंगे लॉ ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी आप देखो कि वेग का नियम कैसे बनाया जा रहा है। जैसे देखो ये कोई एक अभिकारक ठीक है और रिएक्शन करेंगे बेटा कोई दिक्कत आराम से प्रॉब्लम नहीं है, बस सीखने में तुम्हें फोकस करना है। सीख लोगे तो हमारा कोई डाउट नहीं आएगा। और ये है सेकेंड रिएक्टेंट ए, ये हमारा मैंने रिएक्टेंट एंड आफ्टर रिएक्शन गिविंग द प्रोडक्ट। अब चलो हम गणित लगाते हैं। हमने इस अभिकारक का ए मोल ले लिया, तो मोलर कंसंट्रेशन हो गया। हमने इस अभिकारक का ए मोल पर लीटर यानी ए मोल कंसंट्रेशन लिया। अभी बताओ इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं टूटा है, अर्थात प्रोडक्ट नहीं बना है। अब हमने स्टडी करना शुरू करें। और t बराबर 0 अब बताओ टाइम कितना? अब t1 सेकंड दीजिए। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो बोलो जो मॉलिक्यूल टूटेगा वही अभिक्रिया में होगा। अब जो इसमें से निकलेगा, जैसे ये भैया के ये वाली बात हम करते हैं, जितना जेब में से पैसा निकालोगे करेंगे शॉपिंग होगी, इधर घटेगा उधर बढ़ेगा। यानी कि अभिकारक का मोलर कंसंट्रेशन गिरेगा, मोलर क्या और समझ आ गई?
तो आफ्टर t इक्वल टू t1 सेकेंड बोलो x मोल पर लीटर डिसोशिएट हो गया। यस सर। तो बोलो अब यहाँ कितना बचेगा? जो निकल के घटा हो ना। यस सर। अब बताओ अगली खरीदारी इसी पर डिपेंड करेगी। यस सर। तो अब बोलो अब हम t2 ना करके सीधे dt करेंगे। यस सर। इधर कितना निकला? नो सर। यानी इसकी सांद्रता में dt इंटरवल पे dx परिवर्तन हो गया। यस सर। पिछले दिन कुछ पढ़े थे। यस सर। ये काम इस समय में सांद्रता में वेग परिवर्तन को वेग या अवक्रिया कहते हैं और उसे हम dx by dt से डिनोट। यस सर। इसके तो मैंने अभी बोला नीचे का मैनेज करो मेंटेन करो आगे किसके पर कैसे खड़ी हो जाएगी। यस सर। अब जो ये रेट आएगी राइट। यस सर। वो लोगों रेट यानी अब आगे की खरीदारी जो बची हुई मात्रा है उसी पर डिपेंड करेगी। तो वो लोग खरीदारी का नियम हो गया। यस सर। इस खरीदारी का नाम हम लोग वेग तो वो लोगों वेग का नियम हो गया। यस सर। प्रॉब्लम नो सर। अब मैं दो चार बच्चों को देख रहा हूँ कि उनको थोड़ा कम समझ में आया किसी वजह से। अब उनको समझाने के लिए मैं ऐसे बात करता हूँ। बताओ तुम्हारे पिताजी ने 500 रुपए दिए। यस सर। तो जब तुमने जेब में रखी है तो तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई धनी व्यक्ति नहीं है। अब तुम गए मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदे। बताओ पैसा अब तुम गरीब हो गए। अब कुछ खरीद लिए। अब अगला खरीदारी तो इसी पर निर्भर करेगी कि जो बचा अगर और पैसे मत का खर्चा करो। पैसा नहीं है मुंह बना के चले आओ। दूसरे को देखते रहो तिरंगी खा के पोत लो जीप से चले और तब तक क्योंकि है नहीं ना। मैटर समझ में आ गया। तो यही है। तो अब इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत कर दी। इसलिए अभिक्रिया की अब हम परिभाषा से पढ़ा चुके हैं। आपको इसका डेरिवेशन कराना है। हम वेग का नियम बना रहे हैं। इसलिए अब हम डायरेक्टली और अब ये निर्भर करेगी बची हुई मात्रा। ठीक है। इसलिए नियमानुसार अभिक्रिया की दर यानी कि वेग दर यानी कि वेग बताओ बची हुई मोलर कंसंट्रेशन इसी को वेग का नियम कहते हैं। यानी कि किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारक के शेष बची हुई मात्रा के समानुपाती है। यानी आगे की खरीदारी जब पैसा बचा है पैसा खत्म फिर खत्म साइकिल उठा के आए बस आए तो काहे का नहीं बुरा चलो बाजार में। तो दैट इज क्लियर। ओके। तो मेरा अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक की बच्ची मात्रा या मात्रा का मतलब बोला जाता है। हाँ दिमाग से अपना नाम निकालें मोलर कंसंट्रेशन इसी को हम अब एक बार फिर से सुन लो। किसी भी अभिक्रिया की दर या वेग उस अभिकारक के कंसंट्रेशन सांद्रता के समानुपाती होता है।
dx upon dt. No, sir. देख लीजिए अभिकारक का से ही ना Yes, sir. dx upon dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम सब नामों को बराबर करेंगे तो एक स्थिर तो dx upon dt जान गए कौन है? Yes, sir. Yes, sir. Where k is equal to constant, that is called वेग स्थिर velocity Constant. अब बताओ इसी को ना हम लोग कल r या v से भी Yes, sir. Yes, sir. आपकी मर्जी v दिखाइए r दिखाइए d दिखाइए Yes, sir. जानना चाहिए क्या होता है। Yes, sir. अब चलिए जैसे आपने भी कल हमको सिखा दिया वैसे अब आप लोग सिखाइए वेग स्थिरांक किसे कहना चाहिए। फॉर डेफिनेशन परिभाषा माने हम वेग स्थिरांक की परिभाषा बनाने जा रहे हैं। Yes, sir. तो अब हम वेग स्थिरांक की परिभाषा करने जा रहे हैं बेटे। Yes, sir. चलो बताओ अब यहाँ देखना ध्यान से कैसे बना रहा हूँ। तो we know that dx upon dt is equal to k. So therefore k is equal to कोई आप बच्चे भी लोग तो लिखोगे कि Yes, sir. आप बताइए इस पूरे को आप गेम लिख सकते हैं। Yes, sir. हमने p बराबर इसको इधर कर दिया। Yes, sir. आप बताइए इसको आप गेम करेंगे ना। Yes, sir. कोई सच है? No, sir. तो ये आपका वेग स्थिरांक है। Yes, sir. अब हम परिभाषा बनाएं। तो सब जानते हैं कि जो बच्चा के नीचे तो यदि a माइनस अब ये बताइए क्या था मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है ना। Yes, sir. तो बताइए जब ये 1 हो जाएगा तो आप बोलिए k बराबर a हो जाएगा। Yes, sir. यानी कि परिभाषा Yes, sir. कि किसी भी अभिक्रिया हमको बोल रहे हैं किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा यदि उसका सांद्रण इकाई मोल पर लीटर हो। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम No, sir. सबको बैठ गया। Yes, sir. किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है Yes, sir. यदि उसका मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन करे तो लीटर होगा कि Yes, sir. Yes, sir. अब उलट के एकांक मोलर कंसंट्रेशन वाले अभिकारक के अभिक्रिया का वेग स्थिर उसके वेग के बराबर। Yes, sir. अब तो प्रॉब्लम है। No, sir. इधर से बोलो Yes, sir. समझ में आया क्या बोल Yes, sir.
एक बार फिर से बोलता हूँ जिसको समझ आने को। किसी अक्रिया का वेग स्थिरांक उस अक्रिया के वेग के तुल्य होता है यदि उसका सांद्रण एकांक मोल पर लीटर हो। उलट दोनों उल्टी बताते हैं। एकांक मोल पर लीटर वाले एकांक मोल पर लीटर वाले अभिकारक की सांद्रता का वेग स्थिर उसके वेग के बराबर है। वेरी क्लियर हो गया? यस सर। अब इंग्लिश में भी जाएगा। The velocity constant of any reaction is always equivalent the rate of reaction if their molar concentration is the unit mole per liter. Yes. लीजिए ताकि लक्षण बताएंगे जो एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। आपसे पेपर में पूछेगा तो सवाल ये रहेगा, आप क्रिया के वेग स्थिरांक से क्या समझते हैं, इसकी इकाई और लक्षण बतलाइए। आगे बैठे। और एक सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको 4 यूनिट दे देगा और कह देगा इसमें से बताइए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कौन सी है। तो आइए हम आपके समझेगा। अगले सबमिट आ रहे हैं। यस। वेग स्थिरांक की इकाई बेटा अब आप देखें कैसे मैं बना रहा हूँ। बताइए कोई एक रिएक्टेंट है जिससे n मोल सारा n मोल का है। अभी हमने 1 मोल का लेके बढ़िया। अब हमने n मोल रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। जो dt समय में कंसंट्रेशन में इतने की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए बोलिए dx अपॉन dt प्रोपोर्शनली टू a। क्या कोई दिक्कत आ गई? जो मूल रहेगा सक्रिय द्रव्यमान के वहाँ एक मूल था इसलिए लिखने चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब n मूल करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्योंकि n बराबर 1 2 3 4 आपने आज ही पढ़ा ये कैसे यहाँ देख रहे हो, इसलिए वेग नियमानुसार बोलो एक तो कितने लोगों के लिए वो इसमें आ रहा है? लोग नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। कोई डाउट है? ये सब मैथमेटिकल है, काफी टाइम लेके बताऊंगा क्योंकि आगे की कहानियां बहुत जल्दी खत्म हो, सब थ्योरेटिकल है। बस यही 5 लेसन तुमको पार कराना। बोलो dx by dt
अब हम नीचे Yes, sir. A is equal to BS upon GP. A का द्रव्यमान पावर है, इसी को हमने क्या बताया अभी? Yes, sir. Yes, sir. अब इकाई लो, कल का पढ़े लो, देखी इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर सेकेंड। आई मोल पर लीटर ये सेकेंड। Yes, sir. इसको मैं ऐड करना हम लोग को बता दें। अब बोलो ये भी तो तुम्हारा मोलर कंसंट्रेशन है। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पावर n। ध्यान देना, पिछले साल में ये इकाई ऑब्जेक्टिव में आई नहीं। जो लोग रेगुलर क्लास वाले नहीं थे उनको संदेह नहीं आया क्या करना। चलिए ये देखिए मोल और इसको ऊपर ले जाओ क्या ना ले जाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो अब ये तो देखो यहाँ गणित लगती है। मोल पावर n लीटर पावर n। दिक्कत है? आप बताओ क्या ये हो गया मोल पावर 1 माइनस n? इसके ऊपर एक भाग है। हाथों के आधार समान भागफल की क्रिया हो तो भाग को घटा देना। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? चलो आगे। अब देखो ये तो सॉल्व हो गया। नीचे आओ, लीटर देखिए ये भी तो इसमें बढ़ता है। चाहे इसको गुणा करके ऊपर ले जाओ, ऊपर से फिर लाओगे तो 1 माइनस n हो गया। बोलो 1 माइनस n और अब कौन बच गया? सेकंड। ऊपर ले जाओ। अब देखो क्या हो गया? मोल के पावर 1 माइनस n नीचे लिख लो 1 माइनस n और इसको लिखो या मोल के पावर 1 माइनस n और इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस या माइनस 1। अब इसको बोलेंगे तो 1 माइनस आई माइनस है प्लस तो 1 माइनस आया क्या? कोई दिक्कत? नो सर। ये क्या लिखा गया था? 1 माइनस क्या गलत लिखा क्या गलत लिखा? ये 1 माइनस अब ये ऊपर गया n माइनस 1 कितने लिखी होगी? डाउट है? नो सर। अब ये आ गया? यस सर। अब आपको जानते हो पेपर में जब आप देखते हैं होगा इसी तरफ फंसाएगा। यस सर। अब इसका बोलो एक सॉल्यूशन ये भी तो है ना, मोल बाई लीटर पावर 1 माइनस n। नहीं आया? जो ये है वही दोनों को बोलो बटा करके दोनों निकाल देंगे। इस तरह को लिखा जा सकता है। अब देखिए आप करते में कैसे है। बताओ। मोल पर लीटर 1 माइनस n ऐसे नहीं लिख सकते क्या? यस सर। बैठा तो सवाल में देता एक तरीका ऐसे भी। अब ये और ये ये भी वही है, ये भी वही है, मैंने समझा ये भी
ही रिपीट करो। Yes, sir. आगे Yes. characteristics of rate constant. देखिए अब लक्षण देके 1 2 3 काउंट कर लेंगे। अब परीक्षा में ऐसे कैरेक्टर तो हम 4-5 बता देंगे, लेकिन एग्जाम में कम से कम 3 लिखना चाहिए। पहला ये है कि आप देख सकते हो अभिक्रिया की आर्डर पर क्या है, पहले सुन समझ लीजिए और फिर हम लौट जाएंगे। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि बेटा हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई देखकर आर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हमने आपको अभी बोला कि बेटा 1 नंबर का सवाल आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर फिक्स रहेगा, और हमने ये भी आपको बताया कि उस सवाल का जवाब आपको 2 तरह से देना है, और 2 में से कौन सा नियम लागू होगा ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपको वेग स्थिरांक के वैल्यू दिए हैं या रिएक्शन दिया है। अगर वैल्यूज दिए हैं तो वेग स्थिरांक की यूनिट से तय हो जाएगा, और अगर रिएक्शन दिया होगा तो आपको उन अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर मोल की संख्या गिनना पड़ेगा और सबकी मोल अणुओं को जोड़ देना होगा, और जोड़ने पर जो आएगा वही ऑर्डर आएगा। तो ऐसे सवालों में जब आप यूपी बोर्ड में भी होंगे और कंपटीशन में 10 नंबर का सवाल इससे आएगा, जब आप कंपटीशन में होंगे तो वह आपको कोई न कोई रिएक्शन दे करके आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि उपर्युक्त दिए गए अभिक्रिया की आणविकता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा और जो सही होगा इसका मतलब हमको आणविकता भी समझनी होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए पहले हम आणविकता को समझेंगे, फिर हम 2-4 सवाल भी लिखेंगे और आपको काउंट करके दिखाएंगे भी कि देखिए इस तरह आणविकता को काउंट करना है। ठीक है? तो आणविकता जब आपने इस चैप्टर को शुरू किया तो आपने कहा कि अभिकारक लोग आपस में अभिक्रिया 2 तरह से करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट नेचर के हैं तो आयनिक करेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट हैं तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन करेंगे, यानी एक तरफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। तो साफ परिभाषा है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु भाग लेते हैं वही अणुओं की संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। यही जो बात आपको मैंने समझाई लिखाई अब वो सवाल में कर रहे हैं। ऐसा आते थे जितना देर मान लगे उतनी देर हमारी बॉडी 1 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं है और बगल वाली लड़की को तो बार डिस्टर्ब कर रही है, उसको पढ़ने समझने देंगे। चलो बात करें। आओ देखो हमने बताया मैंने कहा कि बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने भी अणु या भाग ले रहे हैं वही संख्या
उनकी आणविकता कहलाती है। That is clear? Yes, sir. अब जरा हाउ रिएक्शन के प्रूविंग। देखो बेटा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। Yes, sir. थोड़ी सी भी सनलाइट पड़े Yes, sir. उसके बारे में आपको मैं लेवल में डिटेल में बता रखा हूँ, परिचय भी करा रखा हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ देखा है। तो देखो थोड़ा सा भी जर्मनी की हीट पड़ी तो ये देखो जेल में टूट गया और नौका ऑक्सीजन जब ये बता रहा था तो उसी को मैं पहले इसीलिए बेटा सुबह सुबह पोस्टमेट करने से आपको बहुत फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा आपकी ब्रेन को होता है, इसलिए हमारा रूल यही है कि सूर्योदय से 96 मिनट पहले आपको बेड त्याग लेना चाहिए। अगर आपको निरोगी रहना है या पढ़ाई करना है तो पढ़ाई का जीवन ही ब्रह्मचर्य का है, वो अलग बात है। आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बनाए हैं वो अलग इश्यू है, लेकिन जो नेचर हमको प्रोवाइड कर रहा है हम उसकी बात कई बार बताएंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक क्योंकि अक्रिया में अणुभाग लेते हैं फोटो कैलकुलेट देखिए दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन देखिए हो गया। Yes, sir. बताओ ध्यान से अच्छी तरह ये प्रोडक्ट है, Yes, sir. ये रिएक्टेड Yes, sir. और आपने क्या कहा था किसी अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अभिकारक तो बाएं साइड में मिलेगा तो अब इस साइड में देखो तुम जानते हो कि हम मॉलिक्यूल लिखना चाहता है बोलो कोई नहीं तो एक इसका मतलब इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलैरिटी एक हो गई। यानी ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन चल रहा है। क्या लगा कठिन लगा? अब और एक सवाल दूसरा लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जब भी मॉलिक्यूलरिटी निकालो पहले समीकरण को बैलेंस करो। अगर बैलेंस है बस काउंट करो तो देख सकते हो ये बैलेंस है। बोलो इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल के लेवल में हमने पढ़ाया कि बेटा बाएं साइड मॉलिक्यूल रहता है दाएं साइड एक रहता है। तो आप सब विद्वान हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो मैंने पहले से कंप्यूटर जो मेंटेन करके चलेगा। अब आगे किसको करना फिर भी मेरे से जितना हो सकेगा करेगा। तो बताइए यहाँ एक और यहाँ एक दो रिएक्टेंट बाकी है। अगर बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो तो अब बताओ ये कठिन काम चलो एक प्रॉब्लम नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन में जल या रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर नाइट्राइट में टर्न हो रही है। अब हमसे कह दिया कि इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी बताओ तो मैंने आपको दिया क्लू पहले बैलेंस करो बैलेंस एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 इधर है तो उसे गुणा करोगे तभी तो करते ही ये दो नाइट्रोजन होंगे। अब देखो बैलेंस हो गया। अब हो गया तो काउंट करो इसके दो मॉलिक्यूल इसके इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब मुझे समझाओ कि ऐसा सवाल रहेगा तो कठिन लगेगा? कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा अभी तुमने ये देखा अभिक्रिया की वेग, अरे अभिक्रिया की वेग स्थिरांक। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक में जो भी हमने स्थिरांक डेवलप किया बताओ वह अभिक्रिया के वेग के नियम से किया। अब तुमने अभी मिट गया होगा, तुमने देखा कि उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है ना डेवलप हुआ। वह वेग अर्थात अभिक्रिया की दर बोलो उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर उपस्थित मोल अणुओं की संख्या
वही मैं कह रहा था कि ऐसे निकालना। मैं क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि बेटा जितने भी कारक हैं सबके मोल अणु याद रखो। मोल अणु जोड़ने को कह रहा हूँ, मालिक्यूल जोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। और यही बात बच्चे गलती करते हैं। मालिक्यूल देखना है अभिकारक के माने, और मोल देखना है सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर और बाहर, वो भाप देखना है। कंफ्यूजन खत्म। तो जितने भाप आए उन भापों को जोड़ो। अब जोड़ने से जो संख्या प्राप्त हो जाए वही है अभिक्रिया की कोटि। आगे बात समझ। तो अब हम कैसे करने वाले हैं? अब एक मिनट समझो। अभिक्रिया के वेग के नियम, अभिक्रिया के वेग के नियम से अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर उपस्थित आठों के संख्या के योग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कठिन लगा? समझ में आ गई? एक बार फिर से सुनिए, जिसको समझ आ गया वो परिभाषा खड़ा होकर बता। अभिक्रिया के वेग के नियमानुसार अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर उपस्थित धातु के संख्या के योग उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आ गया?